ऑल राइट चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू दिस चैनल थिंक विथ नीलम। आज हम लेकर के आ रहे हैं फ्रांस में क्या हुआ था। मोनार्की सिस्टम जो था उसे एबोलिश कर दिया गया है और उसके बाद कोशिश की जा रही है फ्रांस को क्या बनाने की, रिपब्लिक। रिपब्लिक एक ऐसा कंट्री होता है जहाँ पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, जहाँ पे अपना उनका कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो क्वेश्चन ये भी है कि भारत रिपब्लिक कब बना, आप मुझे इसकी डेट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सो क्लास 9th अगर हम सिचुएशन देखें फ्रांस की तो कंटिन्यूड टेंशन की वहाँ पर थी, कुछ सालों से चल रही थी। लेकिन लुइस 16 ने देखिए साइन कर दिया है किस पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे। यानी कि लुइस 16 रेडी हो गया है अपनी पावर्स को गिव अप करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक सीक्रेट नेगोशिएशन स्टार्ट किया। देखिए ध्यान से, ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें छूट जाएंगी और आपको समझ में नहीं आएगा फ्रांस ने रशिया से क्यों दोस्ती की या फिर वो वॉर क्यों हुआ, सो मैनी थिंग्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो। जब एक बार ये क्लियर हो जाने दीजिए, आपको ये चैप्टर बिल्कुल बिल्कुल ईजी लगेगा, आई गारंटेड यू। सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि जो नेगोशिएशन है किंग ने किसके साथ स्टार्ट कर दिया, प्रोशिया के साथ। प्रोशिया अगर आप देखेंगे तो साथ में लगा हुआ एक कंट्री है। रूलर्स जो थे वो नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड टू द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स पुट डाउन एंड इवेंट्स they had been taking place since the summer of 1789। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो फ्रांस के अगल बगल के लोग थे वो लोग भी परेशान थे। किस बात से लेके वरीड थे वो, कि फ्रांस में बहुत तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। तो वो लोग भी प्लान कर रहे थे कि अपनी सेना को वहाँ पर भेजने के लिए और वहाँ पर क्या करने के लिए, अटैक करने के लिए। ठीक है, कोई देश चाहता थोड़ा ना कि दूसरा देश इंडिपेंडेंट बने या कॉन्स्टिट्यूशन आए। तो इससे पहले क्या हुआ है कि बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रोशिया एंड ऑस्ट्रिया। ध्यान से देखिए, इससे पहले कि वो लोग वॉर करते हैं यहाँ पे क्या हुआ, नेशनल असेंबली। आप मुझे बताइए नेशनल असेंबली कौन है? नेशनल असेंबली वही लोग हैं जो थर्ड स्टेट में आते थे। जब वो इकट्ठे हो गए थे उन्हीं को यहाँ पे क्या कहा गया है, नेशनल असेंबली। तो वो लोग क्या हुआ, 1792 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वॉर अगेंस्ट किसके, प्रोशिया और ऑस्ट्रिया के। क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि लुइस 16 किसको सपोर्ट, लुइस 16 किसके सपोर्ट में जा रहे हैं, प्रोशिया और ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की तो उनकी कौन थी, उनकी वाइफ जो थी वो भी कहाँ की थी, मैरी एंटोनेट ऑस्ट्रिया की थी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए, क्योंकि जो लुइस 16 के सारे डिसीजंस थे वो सब कौन लेता था, उनकी वाइफ लेती थी, इसलिए। ठीक है, बहुत सारे वॉलंटियर ने क्या किया, अपने आप को ज्वाइन कर ली, क्या, आर्मी। बहुत सारे लोगों ने उस समय ज्वाइन कर ली आर्मी, और जिसकी वजह से क्या हुआ, पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेट ऑल ओवर यूरोप। पूरे यूरोप में लोग किसके अगेंस्ट हो गए, राजशाही के अगेंस्ट में हो गए। बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग गाए जाने लग गए। ठीक है, उसमें से एक सॉन्ग था जिसका नाम था मर्सलेस। ठीक है, मर्सलेस, जो कि किसने कंपोज किया था जानते हैं? जब देशभक्त, जब कभी भी हम अगेंस्ट में एक वॉर वाली फीलिंग आती है तो देशभक्ति के गाने की भी ज़रूरत पड़ती है, या कह सकते हैं उस टाइम पे वो फीलिंग को एमर्ज करने के लिए। तो यहाँ पे रॉजेट डे आइजल, ये नाम याद रखिए, आपसे पूछा जाता है कि किसने लिखा है मर्सलेस। तो मर्सलेस को कंपोज किया किसने, रॉजेट डे आइजल ने। ठीक है, उनके द्वारा ये फर्स्ट टाइम वॉलंटियर ने मर्सलेस को गाया, इसको कंपोज किया था। और ये पहली बार कब गाया गया था, ये फर्स्ट टाइम इसको वॉलंटियर जो मर्सलेस से जा रहे थे, कहाँ पे, पेरिस में। ठीक है, वो लोग इसको गाते हुए जा रहे थे। एंड द मर्सलेस इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और आज के टाइम पे भी क्या है, मर्सलेस जो है वो नेशनल एंथम बन गई है, किसकी, फ्रांस की। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने 2-3 लोगों के नाम पढ़े, रॉजर डे आइजल, मर्सलेस। तो मर्सलेस क्या थी, वहाँ की नेशनल एंथम थी। ठीक है, पैट्रियोटिक सॉन्ग था, जो कि अब क्या बन गई है, फ्रांस की नेशनल एंथम। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, फ्रांस की नेशनल एंथम का नाम क्या है, इसको किसने लिखा और वो उसका नाम क्या था, पैट्रियोटिक सॉन्ग का। ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आपको कोई दिक्कत ही नहीं, आपको ये आ जाए और आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स बॉट लॉसेस। अब क्या हुआ, बार बार जो ये वॉर हो रहे थे उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की जो हालत थी, जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी थी वो क्या होंगी, बढ़ेंगी। अगर हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं बार बार तो क्या होगा, हम आगे तो नहीं बढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि इसकी वजह से बहुत सारे इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ आ गई। अब लोगों को लगा कि क्योंकि जो मेन थे वो फाइटिंग कर रहे थे कहाँ पे, फ्रंट में जाके, क्योंकि वही तो आर्मी बन गए थे। अभी हमने पढ़ा है, जो विमेन बच गई थी वो लोग क्या कर रहे थे, अर्निंग करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी फैमिलीज़ को पाल रहे थे। इस तरीके से क्या हुआ, जो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो था वो कन्विंस्ड हो गया था किसके लिए, रेवोल्यूशन हैड अ कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 गिव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी।
तो इसकी वजह लोगों को ये भी लग गया कि जो बार बार किंग की वजह से सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसकी वजह से ही हमारी ये सारी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी आ गई। तो उन्होंने क्या क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 में बना था, सारे पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो किसके पास चले गए, उसकी वजह से रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसकी वजह से क्या, तो उन्होंने क्या किया, एक पॉलिटिकल क्लब बनाना स्टार्ट किया, बिकेम इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर द पीपल हु वॉज टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्लान देयर फॉर्म ऑफ एक्शन। तो हम क्या देख रहे हैं कि लोग अब क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसको डिस्कस करने के लिए उन्होंने, जो नॉर्मल लोग थे वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, और जो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्लब्स जो बन गए उनका नाम क्या था, जो मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वो दैट इज़ जैकोबिन्स। जैकोबिन किसी और क्लब का नाम नहीं है, जैकोबिन वो क्लब है जो कि नॉर्मल लोग जो बात कर रहे थे उन्होंने ही बनाया, और ये इसका नाम क्या हुआ था, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोबिन इन पेरिस। विमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट हिज पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स। अब मतलब क्लब का यहाँ पे मतलब ये है कि कोई बड़ा सा कोई क्लब नहीं खुला था, छोटी छोटी जो पार्टी बन जाती हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं लोगों के जो गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं, जैसे हम आज के टाइम पे भी देखते हैं बहुत सारी हमारे देश में भी पार्टी, तो उन्हीं पार्टी को क्या नाम दे दिया गया, जैकोबिन क्लब। फर्स्ट थे जैकोबिन क्लब के, वो बिलोंग किसको कर रहे थे, लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जैकोबिन क्लब के लोग थे वो कोई बहुत रिच लोग नहीं थे, वो नॉर्मल लोग थे, जिसमें कि कौन कौन आते थे, शॉपकीपर, आर्टिसंस यानी कि जो आर्ट करते हैं, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स। ये सारे लोग जो थे वो उसमें आ रहे थे, किसमें, हम किसमें कहेंगे, आप मुझे बताइए, जैकोबिन क्लब में। और जो इनके लीडर थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनके जो लीडर थे वो कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियरे। देखिए ये हेडलाइनिंग की तरह से नहीं लिखा हुआ और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियरे। तो इससे पहले हमने जिनका नाम पढ़ा था उनका नाम हमने क्यों पढ़ा था, रॉजर डे आइजल, उन्होंने मर्सलिस को लिखा था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जैकोबिन क्लब का लीडर कौन है, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियरे। इन्होंने क्या किया, जो जैकोबिन थे स्टार्ट किया, इन्होंने एक अलग से अपना ड्रेस कोड बना दिया, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके के ड्रेस पहनने लग गए और एक तरीके से अपने आप को एक फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी बोला, स्पेशली नोबल्स को, हु वोर नी ब्रीचेस, जो कि मतलब अच्छे कपड़े पहन रहे थे। ये मेनली तो वही लोग हैं ना जो थर्ड स्टेट में थे, थर्ड स्टेट में भी दो कैटेगरी हो गई थी, उन सबसे नीचे वाले लोग, उन्होंने अपने जैकोबिन क्लब बनाए। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा कि जैकोबिन क्लब क्या थे, मर्सलाइज क्या थे, रॉजर्स डे आइजल कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियरे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया, ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और लुइस 16 को क्या कर दिया गया, 21 जनवरी 1793 में सबके सामने पब्लिकली उसको डेथ दे दी गई, और थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी का भी यही हाल हुआ। वैसे अगर देखा जाए तो उसकी पत्नी का क्या कसूर था, लेकिन हाँ, क्योंकि गलत सलाह दी गई थी हमेशा लुइस 16 को उसकी वाइफ के द्वारा हो गई। तो यहाँ पे जो रेन ऑफ टेरर लिखा गया है वो इस टाइम को बताते हैं, 1793 से लेकर 1794 में जैकोबिन जो क्लब थे उनकी एक गवर्नमेंट आ गई, जिसके लीडर वही थे जो मैक्सिमिलियन अभी हमने पढ़ा, ठीक है, रॉबर्सपियरे। तो अब जो गवर्नमेंट बन गई थी वो बन गई थी जैकोबियंस की, और अब जो लीडर बना वो कौन बना, मैक्सिमिलियन। तो यहाँ पर इस रेन ऑफ टेरर कहा जाता है क्योंकि उसने कुछ ऐसे कारनामे किए थे कि उस टाइम पे लोग खुश नहीं थे। तो उसके बाद कौन आ गया, रॉबर्सपियरे, फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट। इनकी जो पॉलिसी थी वो भी क्या थी, कंट्रोल और पनिशमेंट की थी। तो अब हम ये देख रहे हैं, राजा तो हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रांस की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि क्या हो रहा था कि जिसको भी ही सॉ बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक का एनिमी किसको मान रहा था, नोबल्स को, क्लर्जी को, मेंबर्स को, और अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज थे। इवन उसने तो क्या किया, रॉबर्सपियरे ने अपनी ही पार्टी के लोग जो कि उससे एग्री नहीं करते थे उसके साथ भी वो अरेस्ट कर देता था, उनको इम्प्रिजन कर देता था, इवन ट्राई टू रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल ऑल्सो। तो यहाँ द गिल्टोनाइट इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड इन विच अ पर्सन इज beheaded। एक मतलब एक ऐसे समझ लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लोगों को अपना सर रखना होता था, और इसके ऊपर ये दरवाज़ा है, यहाँ पर एक ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है, समझ ही रहे हो क्या होने वाला है। तो इसको हमने ग्लूटोनाइन बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरीके से उसको मार ही दिया जाता था, ठीक। इट वॉज नेम
बाय द डॉक्टर ग्लूटेन हु इन्वेंटेड इट। रॉबर्सपियर की जो गवर्नमेंट थी उसने लॉ जो बनाए हैं उसमें एक जो लॉ पेश किया वो था मैक्सिमम सीलिंग का, यानी कि वेजेस और प्राइजेस उससे ज़्यादा नहीं आप कुछ कर सकते, उससे ज़्यादा आपको वेजेस नहीं मिल सकते। इवन यहाँ तक क्या किया, जो मीट और ब्रेड था वो भी क्या कर दिया, रेशन कर दिया, यानी कि रेशन का मतलब है वो भी लिमिटेड कर दिया, आप इससे ज़्यादा मीट और ब्रेड भी नहीं ले सकते। जो पीजेंट थे उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी सारी जो ग्रेन थे वो एक फ़िक्स रेट पर किसको बेचें, गवर्नमेंट को। समझ रहे हैं, पूरी चीज़ें उसने कंट्रोल कर ली। इवन जो मोर एक्सपेंसिव एक ब्रेड होती थी, ठीक है, वाइट ब्रेड, उसको भी फॉरबिडन कर दिया गया। अब सारे सिटीज़न को एक ही तरह की प्लेन जो इक्वालिटी ब्रेड थी वही खानी थी, यानी कि वो खाने की चीज़ें भी उसने क्या कर दी, सबके लिए एक जैसी कर दी। उसके थ्रू वो इक्वालिटी लेके आना चाहता था। तो स्पीच यानी कि कहने बोलने के तरीके पे भी उसने क्या कर दिया, कंट्रोल करने की कोशिश की। अब क्या होता था, ट्रेडिशनल तरीके से सर और मैडम कहने के तरीके को भी उसने फ्रांस में बंद कर दिया। इसकी जगह उनको क्या कहा जाने लग गया, सिटोयन या फिर सिटीज़न। ठीक है, फ्रांस में जो चर्च थे उनको बंद कर दिया गया, उनकी बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दिया गया किस में, बैरक्स में और ऑफिसेस में। तो समझ में आ रहा है ये पूरी तरह से कंट्रोल होगी। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लाना ही, इससे में ये भी शिक्षा मिलती, ये भी समझ में आता है किसी भी देश में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लाना ही नहीं, उसे सही तरीके से लागू करना, सही रूल्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रॉबर्सपियर जो था वो उनकी पॉलिसीज़ पर लोगों ने क्वेश्चंस उठाए, उनके सपोर्टर्स ने भी डिमांड की कि इनको चेंज किया जाना चाहिए, और फाइनली उनको कन्विक्ट किया गया कोर्ट में। जुलाई 1794 में उनको अरेस्ट किया गया और उन्हें भी किसकी सज़ा दी गई, गिलोटाइन की। अब हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस। यहाँ पर क्या हुआ, जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी उन्होंने अलाउड कर दिया किस चीज़ को, वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंट्रोड्यूस किया गया, डिनाइड किया गया, जहाँ पे वोट टू नॉन प्रॉपर्टाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इफ़ प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। जैकोबिन की जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई। अब फिर से सारी पावर किसके पास आ रही है, जो अपर मिडिल क्लास है, जिनके पास जो वेल्दी है। अब एक नया फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उसमें क्या किया गया, सारी जो वोट करने की पावर थी उन लोगों से ले ली गई जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है या फिर अपना घर नहीं है। इसके थ्रू हम देखते हैं इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें अपॉइंट किए गए डायरेक्टरी और एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स। इसका मीन्स ये हुआ कि जो सेफगार्ड था अगेंस्ट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, 1 मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। जहाँ पर हम कह रहे हैं डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हु देन सॉट टू डिसमिस देन। अगर कभी भी क्लैशेस होते थे किसके साथ, डायरेक्टर्स के साथ या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ, तो सीधे सीधे उनको डिसमिस कर दिया जाता था। ऑफ द डायरेक्टर्स पेव्ड बाय द वे ऑफ राइस मिलिट्री डिक्टेटर। अब जो फ्रांस में जो सिचुएशन है, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोगों के बीच में क्या तनाव आ रहा है, तनाव हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, पावर जो है वो किसके पास जाने लग गई है, अब मिलिट्री के पास जाने लग गई। और अब हम देख रहे हैं मिलिट्री में कौन आ गया वहाँ पर, नेपोलियन बोनापार्ट। अगर हम फ्रांस को देखें तो उसमें एक चीज़ अच्छी थी कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुए लेकिन इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये 3 चीज़ें नहीं चेंज हुई। ठीक है, पूरे यूरोप में ये चीज़ें यानी कि इक्वालिटी नहीं ख़त्म हो रही थी, लिबर्टी लोगों को मिली हुई थी और फ्रेटर्निटी। जैसे ये सारे जो चेंजेस हो रहे थे गवर्नमेंट में, आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर द लॉ ऑफ फ्रेटर्निटी रिमाइंड इंस्पायरिंग आइडियाज ऑफ मोटिवेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ फ्रांस रेस्ट यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग कंट्री। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। क्या वुमेन ने भी कोई रेवोल्यूशन किया था? करने से पहले इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ अपनी राय ज़रूर लिखिए। आपको ही समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको लिखिए ज़रूर। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पीपीटी के थ्रू पढ़ाया जाए तो बता दीजिए, उसके थ्रू ही उस चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। फ्रॉम द बिगिनिंग वीमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट्स। ठीक है, थ्रू आउट द बहुत सारे जो फ्रेंच सोसाइटी में चेंजेस हुए उसमें, लेकिन क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव देयर लाइव्स, वेजिटेबल एट द मार्केट, उन्होंने हर तरह के काम किए जिससे कि वो कर सकें, या फिर वो सर्वेंट बन गए किसके, जो प्रॉस्पेरस पीपल थे, जो लोग थोड़े से रिच थे, उनके घर में काम किए। तो मोस्टली वीमेन डू नॉट हैव एक्सेस एजुकेशन। ज़्यादातर जो औरतें थी उनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं थी, जॉब ट्रेनिंग नहीं थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और जो वेल्दियर मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट में, वही पढ़ सकते थे। आफ्टर विद देयर फैमिलीज अरेंज अ मैरिज फॉर देम, उसके बाद उनकी शादी हो जाया करती थी। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि वर्किंग वीमेन ऑल्सो केयर देयर फैमिलीज, कुक, फैच वाटर, मतलब लंबी लंबी लाइनों में लग के वाटर, ब्रेड, सब कुछ लेके आ रही हैं, बच्चों को
को देख रही है, उनकी वेजेस आर लोअर देन दोज ऑफ मैन। लेकिन फिर भी क्या हो रहा था, यानी कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी औरतें भी काम करें, लेकिन जो उनकी वेजेस है, उनकी जो तनख्वाह है वो किससे कम है, आदमियों से कम है। इन ऑर्डर टू डिस्कस उनकी जो वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन ने स्टार्ट किया अपना पॉलिटिकल क्लब और अपने न्यूज़पेपर। अबाउट 60 women क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सोसाइटीज़। इन्हीं सोसाइटी को एक नाम दिया गया, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। ठीक है, इसी को बोला गया क्योंकि अब वीमेन भी चाहती थी कि हमें भी इक्वालिटी मिले। वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम, जो सबसे ज़्यादा फेमस थी उस टाइम पे। वन ऑफ देयर डिमांड, उनकी अपनी अपनी डिमांड्स थी, जिसमें से एक डिमांड थी उनकी वॉज इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मैन। एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड उनकी ये थी कि उनके पास भी वही राइट होना चाहिए जो मैन के पास है। याद आया, वोटिंग का राइट। मैन को लेकिन डिसअपॉइंटमेंट मिला कॉन्स्टिट्यूशन 1791 के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वो पैसिव सिटीजन उनके पास। तो उन्होंने किसकी डिमांड की, राइट टू वोट। उन्होंने डिमांड की इलेक्टेड टू बी असेंबली एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। उन अर्ली ईयर्स रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव लाइफ ऑफ वुमेन। धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़े थोड़े लॉ आने लगे, जिससे कि गवर्नमेंट लेके आने लगी औरतों की थोड़ी सी कंडीशन चेंज। अब क्या हुआ, जो उनके फादर्स थे वो उनको फोर्स नहीं कर रहे थे डॉटर खिलाफ शादी करने के लिए। तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, लेकिन अभी वोटिंग का राइट उनको नहीं मिला। डिवोर्स जो था वो मेड लीगल बन गया डिवोर्स लेना, अगर ये अप्लाई होता है किसके, बोथ मैन और वीमेन। जो आज चीज़ें हमें दिख रही हैं कि जहाँ पे डिवोर्स के लिए हमें मैन और वुमेन दोनों को तैयार होना होता है, हस्बैंड वाइफ को, वो चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई हैं। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स। अब वुमेन को ट्रेन किया जाने लगा, आर्टिसंस या रन स्मॉल बिजनेस। किस तरीके से स्ट्रगल करना स्टार्ट किया फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स कंटिन्यू रहा। ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, अभी हमने पढ़ा था जिस टाइम पे मैक्सिमिलियन की बात की, गवर्नमेंट ने नए लॉ इशू किए। ठीक है, गब्स बन गई, बैन कर दिया गया पॉलिटिकल एक्टिविटी। यानी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम। बहुत सारी चीज़ें हुई बीच में, जैसे होता है अभी कोई नई डिमांड्स ली जाती है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वैसा ही अभी भी हुआ। वोटिंग राइट्स से इक्वल वेजेस कंटिन्यू नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि वुमेन को जो वोटिंग राइट है बेटा, वो बहुत दिनों बाद मिला है, 200 ईयर्स तक और लग गए हैं इवन उनको बराबरी। आज भी हम देखते हैं तो वुमेन जो है वो बराबर नहीं है मैन के। ठीक है, बहुत सारे राइट अभी भी नहीं है। ठीक है, द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड एंड इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट बन गई। कब तक, 1918 सेंचुरीज तक। एंड एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच वीमेन ने स्टार्ट की थी ये इंस्पायरिंग मेमोरी, एंड इट वाज फाइनली एंड इन 1946। समझ में आ रहा है कब स्टार्ट की थी उन्होंने, 1792 में, लेकिन ये मिला कब जाके 200 साल बाद, 1946 में वुमेन को मिला है किसका, राइट टू वोट। हम एक सेक्शन और देख रहे हैं, जिस ये सेक्शन है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी पहले बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी, जो कि रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स था, जैकोबिन रिजाइम में आया, जहाँ पे किसका एबोलिशन किया गया, स्लेवरी का, फ्रेंच कॉलोनीज़ में। जो कॉलोनीज़ इन द कैरेबियन, ठीक है, ये वो कॉलोनीज़ हैं जो याद आया होगा आपको चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था, 13 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस दिलाई थी फ्रांस ने। तो यहाँ पे क्या होता है, यूरोपियन जो थे वो डिस्टेंस दूसरी जगह से लोगों को, लेबर को लेकर के अमेरिका जाया करते थे और स्लेव बना के। तो स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, इन तीनों के बीच में स्लेव ट्रेड, लोगों को खरीदा और बेचा जाता था। स्लेव ट्रेड थी वो स्टार्ट कब से होती, 17th सेंचुरी। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अफ्रीकन कंट्री से क्या करते थे, स्लेव्स को लेते थे और अमेरिका लेके आते थे, और इस बीच में लंबे रास्ते को वो कवर करते थे। यानी कि इतना लेके जाने में उन्हें कितना टाइम लग रहा है, 3 मंथ्स लग रहे हैं। ठीक है, दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन, और फिर वहाँ जाकर के अमेरिका में जाके प्लांटेशन ओनर्स को उनको बेच दिया जाता था। उनका जो एक्सप्लॉयटेशन था स्लेवरी का, लेबर था वो, पॉसिबल टू मीट ग्रोइंग डिमांड मार्केट ऑफ फॉर शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो। तो 18th सेंचुरी में लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। नेशनल असेंबली समझ में आ रहा होगा, उन्होंने लॉन्ग डिबेट स्टार्ट की किसके, राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड ऑन द फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन कॉलोनीज़। यानी कि वो जो कॉलोनीज़ थी जो इंडिपेंडेंट कराई थी, वहाँ पर भी हमारे राइट्स को क्या करना चाहिए, रिजर्व करना चाहिए, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, जो बिजनेसमैन थे जिनकी इनकम से डिपेंड ऑन स्लेव ट्रेड, इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच 1794 में लेजिस्लेट किया गया, जहाँ पर फ्री कर दिया गया ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजीशंस को। ठीक,
तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्रांस के लोगों को जो स्लेवरी करनी पड़ती थी वो भी क्या हुई, ख़त्म कर दी गई। तो अब देख रहे हैं फ्रांस में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, अच्छी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो शॉर्ट टर्म मेजर था 10 ईयर लेटर नेपोलियन यहाँ पर री इंट्रोड्यूस करता है स्लेवरी को। 10 साल के बाद फिर से नेपोलियन री इंट्रोड्यूस करता है। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम इन द इंक्लूडिंग द राइट एंड अफ्रीकन नीग्रोज टू परस्यूट इकोनॉमिक इंटरेस्ट। स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलिश इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। एक्चुअल में यहाँ पे ख़त्म तो हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नेपोलियन ने फिर से री इंट्रोड्यूस कर दी, इसके साथ में कि हाँ स्लेव्स के भी कुछ राइट्स होंगे, लेकिन असली में जो स्लेवरी है वो कब ख़त्म हुई है, 1848। तो ये डेट याद रखनी है। इंपॉर्टेंट लॉ था केम इन टू द इफेक्ट आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल इन द समर 1789 में आया, जहाँ पर एबोलिशन हो गया किसका, सेंसरशिप का, ओल्ड रिजाइम का। ऑल रिटन मटेरियल जो कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स, newspaper, plays could not publish or perform any, they had been proved the answers of the king। तो अब क्या हुआ, ध्यान से देखिए। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। अब ये जो राइट पहले बहुत बड़ी चीज़ होती है, नेचुरल राइट बन गए, ठीक है। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स प्रिंट होने लग गई, ठीक है, टाउन्स में, कहाँ पे, फ्रांस के। फ्रॉम दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड, जैसे कि सबको ये पता चल गया दीज आर अवर नेचुरल राइट। इसको डिस्कस किया जाने लग गया, ठीक है, कहाँ पर, टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यू एंड एक्सप्रेस। यहाँ पे फ्रांस में एक और नई चीज़ हुई, जो प्रेस थी। प्रेस का मतलब होता है मीडिया। मीडिया के पास कोई भी न्यूज़ छापने की, सच्चाई को छापने की या फ्रीडम है, वो किसी सबसे ऊपर है। कंक्लूज़न अगर हम देखें तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फिर से क्या बना दिया, एम्परर ऑफ फ्रांस। उसने अपने आप को डिक्लेयर किया है एम्परर ऑफ फ्रांस। उसका एक लक्ष्य था कि वो अपने साथ के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको कनकर कर लें, डिस्पोज कर लें, डायनेस्टीज़ को क्रिएट करें, किंगडम्स को, जहाँ पर ये प्लेस कर सके मेंबर ऑफ हिज फैमिली। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, ठीक है। बट सून जो नेपोलियन था, उसकी आर्मी केम टू व्यूड एवरीवेयर और एज इन्वेडिंग फोर्स। एक तरीके से फिर उसके बाद में वो भी क्या करने लग गए, फ्रांस पर कब्जा करने की कोशिश करने लग गए, अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करने लग गए, जिसके बाद ही वॉज फाइनली डिफीटेड इन वाटरलू इन 1815। मैनी ऑफ हिज मेजर्स कैरिड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज। तो आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें क्या सीखने को मिला, क्या देके गया, तो हमें क्या देके गया है, डेमोक्रेटिक राइट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। ये बता के गया कि अगर कोई भी राजा रानी हम पे कोशिश करते तो भी हमें क्या, हम रेवोल्यूशन कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट जा सकते हैं। स्प्रेड द फ्रांस टू द रेस्ट यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, ठीक है। टिपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय द टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडिया ऑफ कमिंग टू द रेवोल्यूशनरी फ्रांस। ये दो लोग थे जिन्होंने क्या किया, जो आइडिया था रेवोल्यूशन का, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उसको सपोर्ट किया। होप यहाँ तक आपको अपना चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये समझ में आ रहा है ये चैप्टर या नहीं, या फिर क्या दिक्कत आ रही है आपको, आपकी क्या राय है, कौन कौन से पॉइंट्स और कौन कौन से राइटर्स के नाम आपको याद हुए हैं अभी तक। थैंक यू। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।